Welcome to our channel Asoka Institute of Science. This channel is not only ours but also yours and will remain so. ये चैनल न सिर्फ हमारा है बल्कि आपका भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक बताया था, जैसे कूलम्ब्स लॉ बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था। तो आई होप सो कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और कुछ मतलब कॉपी में आप लोगों ने उतारा होगा, ठीक है। तो कल जो मैंने लेक्चर में बताया था, कल की वीडियो में जो बताया था, मैं उससे प्रीवियस रिकॉल कर देता हूँ 5 मिनट, ताकि आपको प्रीवियस जो है आपके माइंड में आ जाए, फिर आगे जो बताऊंगा वो आपको समझने में आसानी होगी। तो कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहले बताए थे कि कूलम्ब्स लॉ दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है। जैसे मैंने एक Q1 चार्ज लिया था, एक Q2 चार्ज लिया था, और ये दो चार्जों के बीच क्या बताता है? फोर्स को बताता है। ये दोनों चार्ज जो है किसी डिस्टेंस पे है, जिस डिस्टेंस को मैंने R बताया था। और मैंने कल बताया था कि ये जो चार्ज है जितना इस पे लगाता है फोर्स, उतना ही चार्ज ये इस पे लगाता है फोर्स। और लिखने का तरीका भी बताए थे कि F 2 पे लग रहा है, 1 लगा रहा है, F 1 पे लग रहा है और 1 पे लग रहा है और 2 लगा रहा है। फिर हम बताए थे कि F12 जो होता है वो बराबर होता है F21 के, यानी जितना फोर्स ये इस पे लगाता है उतना ही फोर्स ये इस पे लगाता है। कूलम्ब्स लॉ में बताए थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उसके बाद मैंने कूलम्ब्स लॉ को एक फोर्स का एक वेरिएशन तैयार किया था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फोर्स होता है, दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को इस तरह से निकालते हैं। जिसमें बताए थे कि कूलम्ब्स लॉ ने दो लॉ दिया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स होता है वो दोनों चार्जों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें समझ में नहीं आया। तो ये आपको 8 में ही पढ़ना था, 7 में ही पढ़ना था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं अभी बता देता हूँ कि प्रोपोर्शनल मीन्स होता है एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। जैसे मैंने बताया था पहला लॉ में कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। इसका मतलब ये है कि Q1 या Q2 में से कोई भी बढ़ेगा तो गुना करके ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो फोर्स भी ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल, अभी 1 कूलम का है ये Q1 और ये Q2 2 कूलम का है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 इंटू 2 के, यानी कि 3 कूलम के। अगर मैंने बढ़ा दिया चार्ज को, अगर मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, तो 4 2 जा 8। अब फोर्स जो होता है 8 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 कूलम। इसका मतलब कि Q1 और Q2 में से कोई भी बढ़े, ठीक है, Q1 या Q2 में से कोई भी बढ़े, फोर्स क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो और सेकंड में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय R स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि नीचे वाला बढ़े तो ऊपर वाला घट जाए। जैसे ये अगर R को हम बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा? अपने आप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे 1 बाय 4 लेते हैं और 1 बाय 9 लेते हैं। यहाँ पे पहले 2 का स्क्वायर किया हुआ है, फिर 3 का स्क्वायर किया हुआ है, यानी डिस्टेंस पहले 2 मीटर फिर 3 मीटर। 1 बाय 4 बड़ा है कि 1 बाय 9? तो 1 को हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड किया है और 1 को हम लोग 9 भाग में डिवाइड किया है, तो बड़ा तो 1 बाय 4 ही ना होगा। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 1 बाय 4, फिर 1 बाय 9, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओगे जितना उतना ही क्या होगा? फोर्स घट जाएगा। कल हम बताए थे कि जितना आप लोग चार्ज को बड़ा करते जाओगे फोर्स बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर आप लोग डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स घट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिए थे घटने वाला में भी कि मैंने डिस्टेंस को आधा कर दिया, पहले 1 मीटर था, फिर मैंने 1 बाय 2 लिया था, हाफ लिया था, तो डिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया था, ठीक है। फोर्स जो है 4 गुना बढ़ गया था डिस्टेंस को कम किए थे। तो
कूलम्ब्स लॉ में मैंने बताया था कि के है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट के बारे में बताए थे कि जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, लेकिन के का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, तो उसका मान मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे पानी है, अगर पानी में किसी दो चार्ज को रखें तो उसमें के का मान अलग आएगा। अगर मैंने हवा में रख दिया चार्ज को तो उसका के का मान अलग आएगा। अगर मैंने उसी ऑयल तेल में रख दिया वो दोनों चार्ज को तो उसमें के का मान अलग आएगा। लेकिन जनरली हम लोग 12th क्लास में क्या करते हैं, फ्री स्पेस या एयर की बात करते हैं, वैक्यूम की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग के का मान कितना लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और के का मान भी बताए थे हम 9 × 10⁹। के का मान बताए थे ना, 9 × 10⁹। और एप्सिलॉन नॉट का मान बताए थे 8.85 × 10⁻⁻12। और ऐसा यूनिट भी बताए थे निकालने के लिए, एप्सिलॉन नॉट का भी बताए थे और के का और एप्सिलॉन नॉट का जो क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट होता है वो थोड़ा डिफरेंट था, आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए था। सेकंड में हम लोगों ने बताया था, अभी मैं अलग मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अलग लेक्चर में ही बताऊंगा उसके रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, परमिटिविटी और फ्री स्पेस के बारे में, ये सब मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ इंटरव्यू से मुझे ये ज्यादा जानना है, ठीक है। तो सेकंड में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब्स लॉ तो बता दिया। कूलम्ब्स लॉ का याद रखिएगा, F = K Q1 Q2/R²। सेकंड मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक स्पेस था जो किसी चार्ज के अराउंड लगता है, जिसमें जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो दूसरा चार्ज पे फोर्स लगता है। उसके हिसाब से मैंने चार्ज को दो भाग में बताया था, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अपना इलाका बना रहा है चारों ओर, और टेस्ट चार्ज जिसपे फोर्स लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया था कि जैसे एक क्यू चार्ज है जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, ये इसका फील्ड है, इतना दूर तक इसका फील्ड है, ठीक है। और मैंने एक Q0 चार्ज को लिया जो टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज के बारे में बताते हैं जिसपे फोर्स लगता है, ये बहुत ही छोटा है, +1 कूलम्ब के बराबर, बहुत ही छोटा है, जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना नहीं पाता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत हम लोग कम लेते हैं, ठीक है। तो ये जो Q चार्ज है अपने चारों ओर एक इलाका बना रहा है, जिसमें जब ये Q0 चार्ज आता है तो ये इलाका की वजह से इस पे एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस फील्ड को जितना दूर तक इसका फील्ड है उस फील्ड को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपली वे में बताने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के बराबर हो जाता है जब हम लोग टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, +1 कूलम्ब के बराबर लेते हैं। जैसे मैं फिर से वो बता दूं ताकि आपको जो आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा वो आपको समझने में इजिली हो। जैसे एक चार्ज Q है, ठीक है, और एक चार्ज Q0 है, दोनों R डिस्टेंस पे है। दोनों कितने डिस्टेंस पे है ये मैंने कल भी बताया है, ये दोनों R डिस्टेंस पे है, तो दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, F = K Q1 Q2/R²। ये मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है कि जितना हम लोग टेस्ट चार्ज लाए हैं उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, KQ/R²। हम लोग कभी भी निकालेंगे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही फॉर्मूला लगाएंगे KQ/R²। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज दिया हुआ है Q और मुझे इस डिस्टेंस पे मुझे 5 मीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लाएंगे, Q0 लाए, अब दोनों के बीच क्या करेंगे, दोनों के बीच फोर्स निकाल देंगे, तो KQ1 Q2/R²। R कितना है, 5, तो 5 5 या 25, ये मेरा फोर्स हो जाएगा। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जितना चार्ज लाए तो उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/25। तो हम सिंपली बस ये याद रखेंगे कि जहां पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सिंपली हम लोग क्या करेंगे, E = KQ सोर्स चार्ज और डिवाइड जितना डिस्टेंस पे निकालना है उसका स्क्वायर, तो 5 5 जा 25। अगर मुझे 6 मीटर की दूरी पर दे दिया तो KQ/36। सिंपली यही करेंगे, सोर्स चार्ज ले लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और डिस्टेंस ले लेंगे जितना दूरी पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका होता है। कल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स में एक रिलेशन दिया था
E बराबर एफ बाई क्यू, E बराबर एफ बाई क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्या था? टेस्ट चार्ज था। ठीक है, तो मैंने इसके ऐसा यूनिट पे बात नहीं की थी और डायमेंशन पे। तो डायमेंशन आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, डायमेंशन आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने डायमेंशन के बारे में पढ़ा है। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट बता दूं तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो। तो आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं तो कल मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको डायमेंशन सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट डायमेंशन ही आंसर में बता दूंगा, आप लोग वहां से लिख लोगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालने के लिए हम लोग बताए थे कि फॉर्मूला से हम लोग को सब चीज हो जाता है पता है, डायमेंशन भी और क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट भी। फोर्स का क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाएगा। चार्ज का कितना हो जाएगा? चार्ज भले ही ये टेस्ट चार्ज है तो चार्ज ही, तो चार्ज का कितना हो जाएगा? कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम्ब। याद रखिएगा ये बात को, ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम्ब। और एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा यूनिट एक और जो अभी मैं सिर्फ आपको याद ही करा सकता हूँ, जब मैं उसके आगे बताऊंगा पोटेंशियल ये सब, तब उसका मैं विस्तृत बताऊंगा। लेकिन अभी बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और ऐसा यूनिट होता है जिसे हम लोग वोल्ट पर मीटर कहते हैं। और मेरे ख्याल से ये वोल्ट पर मीटर मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि न्यूटन पर कूलम्ब आपको याद नहीं रखना है, वो भी याद रखना है, लेकिन वोल्ट पर मीटर भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है जिसमें न्यूटन पर कूलम्ब का आपको ऑप्शन में नहीं होगा, जबकि क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर, V बाई एम। ठीक है, V बाई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। अच्छा, अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज है तो यहाँ पे हमको 3 मीटर की दूरी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग सिंपली करते हैं के क्यू, और जितना डिस्टेंस पे निकालना उसका स्क्वायर था, 3 3 जा 9 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर से। तो देखिए, आर स्क्वायर ये भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नीचे वाला जब बढ़ावेंगे जितना उतना ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा। ये भी क्या है? एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। जैसे मैंने बताया था एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, उसी तरह से तो ये भी है, बाई में है, इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा बढ़ता है। तो देखिए, जब और बढ़ावेंगे तो ई क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हम लोग एक ग्राफ लिखते हैं, ठीक है, इजिली सोल्व करने के लिए ग्राफ यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, ये है आर, मेरा क्या है? डिस्टेंस। ये मेरा आर जो है डिस्टेंस है, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? कैसे होना चाहिए? मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए। देखिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए इसका ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में। ये बता रहा है कि जैसे मान लीजिए ये 1 मीटर की दूरी पर है, जैसे 1 मीटर डिस्टेंस हुआ, ये 0 से 1 मीटर हुआ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है। अगर मैंने 2 मीटर कर दिया तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है। अगर मैंने 3 मीटर कर दिया तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है। अगर मैंने 4 मीटर कर दिया तब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू। धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है और लास्ट में इन्फिनिटी पे 0 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। आपको मैं इसका प्रूफ भी देता हूँ। जैसे देखिए, अगर और की जगह पे इन्फिनिटी कर दें, बहुत दूर इन्फिनिटी कर दें, तो कुछ भी जब इन्फिनिटी जब बाई में होता है और ऊपर कोई डिजिट होता है तो उसका आंसर अपने आप क्या हो जाता है? 0। 1 बाई इन्फिनिटी 0, चाहे कोई नंबर बाई इन्फिनिटी 0 ही होता है। ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस को इन्फिनिटी कर देंगे, बहुत दूर तक कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन इन्फिनिटी अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सब समझने के बाद आपको इसमें मेन समझना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, और उसको याद रखना है के क्यू बाई आर स्क्वायर। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, तो सोर्स चार्ज,
इंटू के और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसी पे बेस्ड मेरा एक क्वेश्चन है, उसको आपको कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। और अगर वो कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हो तो बोर्ड में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। आपको एक अलग सा उसका लेक्चर ही दूंगा, वो आपको सोच समझने में लिखने में आसानी होगी। आप लोग बोर्ड में लिख सकते हो अगर, लेकिन आपको सबसे पहले वो जो मैं कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन भी समझ सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये मैं क्वेश्चन पूछने का मेरा मेन मकसद है आपको वो जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको आपके माइंड में सेटअप करना। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। पहले चार्ज 1 होते थे, अब चार्ज कितने हैं, तो ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है। ठीक है, हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सोर्स चार्ज इंटू के बाई जितना डिस्टेंस पे निकालना है उसका स्क्वायर। ये ना करते हैं के सोर्स चार्ज और जितना दूरी पर निकालना है उसका स्क्वायर। यही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और इसी को यूज करके हम लोग क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालना है। तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा वेक्टर यूज होगा, लेकिन मैं आपको वेक्टर भी बताने की कोशिश करूंगा। देखिए इसको मैं यहाँ, चूंकि फोर्स जो होता है एलोंग एक्ट करता है, कभी भी फोर्स इधर इधर ऐसे एक्ट नहीं करेगा, कभी भी तो एलोंग सीधा ही एक्ट करता है। तो हम लोग बताए थे, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो देखिए प्लस है ये चार्ज और ये टेस्ट चार्ज में जो अपने मन से लाते हैं वो भी तो पॉजिटिव ही ना लाते हैं। तो मैं एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लाए, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज लाते हैं तब क्यू नॉट लाए। ठीक है, तो देखिए ये चार्ज मिला दिए, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा इसको फोर्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1। ये फोर्स भले ही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी तो इधर ही ना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से। ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। ठीक है, तो देखिए इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस चार्ज की वजह से सेम ही होगा, किधर हो जाएगा प्लस प्लस, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा रिपल्सन। तो ई क्या हो जाएगा E2। क्यों लिखे, क्योंकि ये दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्लस प्लस में रिपल्सन, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर और जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए थीटा एंगल पर है और ये भी थीटा एंगल पर है। ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा कि ये जो है थीटा एंगल पे है, ये भी थीटा एंगल पे है। मैंने यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया अपने मन से कैलकुलेशन के लिए। अब हम लोग को पता है कि आमने सामने के कोण क्या होता है बराबर, तो इसके सामने का कोण ये है तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये थीटा तो इसके सामने का कोण ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो देखिए जब भी कोई वेक्टर जो होता है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, ना तो ये एक्स एक्सिस में है ना तो ये वाई एक्सिस में है और ये किसी एंगल पे है, थीटा एक्स एक्सिस से किसी एंगल पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भाग में बांटते हैं। जब भी कोई वेक्टर किसी रियल एक्सिस पे ना हो, ना तो एक्स पे हो ना तो वाई पे हो, तो हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। अब लिखने का तरीका देखिए कि जिधर एंगल सट जाए, जिधर एंगल सट जाए, तो एंगल किधर सटा है, इधर, ये जो है इससे एंगल सटा है ना, तो इसको लिखेंगे ए कॉस थीटा। मैं डीपली तो नहीं बताऊंगा लेकिन यूजुअली जो यहाँ पे यूज हो सकता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और जिधर एंगल नहीं सटा है उधर लिखेंगे ए साइन थीटा। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर सी वेक्टर है जो किसी थीटा एंगल पे है, तो इधर लिखेंगे सी कॉस थीटा जिधर एंगल सट गया, और जिधर नहीं एंगल सटा उधर लिखेंगे सी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको समझ आ गया, तो ये आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए ये E2 वेक्टर था, ये इससे ये वाला लाइन से एंगल सटा हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे E2 cos थीटा, और एक अपने मन से बनाएंगे ऊपर E2 sin थीटा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स ये वाई। अब इसको भी देखते हैं E1 की वजह से। तो देखिए E1 जो है इसी के साथ ना है एंगल सटा हुआ, इसी के साथ एंगल सटा हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, और अपने मन से नीचे क्या हो जाएगा E1
E1 sin थीटा। ये अपने मन से नहीं, इसका एक प्रूफ है जो मैं प्रूफ तो नहीं बता सकता, जितना यूजुअली इसमें यूज हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ कि जिधर एंगल सट जाए उधर cos थीटा लेना है, और जिधर एंगल ना सटे उधर अपने मन से क्या लेना है, sin थीटा लेना है। ठीक है, अब देखिए ये दो चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो भाग में बटा, एक इधर एक इधर, जिधर एंगल सटा उधर cos थीटा, ये भी दो भाग में बटा, एक इधर एक इधर, जिधर एंगल सट गया उधर cos थीटा। अब ये जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कट कर देगा। जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका है। अब देखिए मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और E1 बराबर कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि E2 और E1 बराबर है। अब देखते हैं कैसे बराबर है। तो देखिए E2 और E1, पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहले K सोर्स चार्ज और जितना दूरी पर निकालना है, तो पहले हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं R है। कितना डिस्टेंस है R, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए ये कर्ण है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, और कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें भी देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग डिस्टेंस तो बीच की दूरी ही ना लेते हैं, हम ये ले सकते हैं जब ये दोनों चार्ज के बीच निकालना है तो यही डिस्टेंस ना लेंगे। तो देखिए KQ और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, KQ और ये रूट से तो स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से कितना आया। अब देखते हैं 2 की वजह से कितना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो 2 के भी वजह से क्या हो जाएगा, KQ और दोनों के बीच की दूरी भी तो इतना ही ना है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालने का, चार्ज जो है उसमें K से गुना कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, दोनों कितना दूरी पर हमको निकालना है उसके स्क्वायर का। तो इसमें भी रूट की वजह से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, KQ बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि E1 जो है वही E2 है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा कि E2 इज इक्वल टू E1। अब कभी भी इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कभी भी चार्ज सेम हो और डिस्टेंस सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कट जाएगा, क्योंकि E1 E2 बराबर है, जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा। बचा मेरा कौन, एक ये, ओके ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो काटेगा तो नहीं। ठीक है, ये दोनों जुटेगा। ठीक है, और E2 और E1 दोनों क्या है, बराबर है, तो सिंपली हम लोग E cos थीटा इसको लिख देते हैं और इसको भी E cos थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही दोनों को सिर्फ जोड़ना है, ये दोनों तो कट गया, हमको जोड़ना किसको, E cos थीटा को और E cos थीटा को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा। ठीक है, तो एक E cos थीटा, एक E cos थीटा, 2E cos थीटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E cos थीटा। अब इसका खाली सिर्फ मान देख देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर। इसकी वजह से लीजिए चाहे इसकी वजह से लीजिए, R कितना हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। अब cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर यहाँ से वैल्यू निकालिए, R था ये भी R है, cos थीटा बराबर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण b बाई h। तो cos थीटा लंब, थीटा के सामने वाला लंब, तो बचा आधार ये x बटा कर्ण। कर्ण कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2KQX, ये स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, n बचेगा। अब ये x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर कितना लिख सकते हैं, ये रूट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। ऊपर रूट है उसका मतलब हाफ होता है, कभी भी रूट 2 का मतलब 2 के पावर हाफ, रूट 3 का मतलब 3 के पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए E बराबर है, सिर्फ लॉ मेरा आंसर आ चुका है। थोड़ा सा एक पैराग्राफ और, जैसे देखिए ये आधार सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। जैसे देखिए a के पावर x है इंटू a के पावर ही y है,
तो आधार सेम तो पावर जुड़ता है, तो ए के पावर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ए ना होता है आधार सेम रहता है, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 है, इंटू में है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। देख लीजिए एलसीएम निकाल के देख लीजिए कितना आएगा 3/2। ये मेरा हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप चाहें तो ये भी कर सकते हो कि ऐसे मैं आपको आगे बताता हूं, जो मैं नेक्स्ट बताने की कोशिश करता हूं उसमें सारे क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तभी वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी उसको समझने के लिए। तो ये था, इसको टॉपिक का नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज। ये 2 चार्ज है, दोनों चार्जों के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी आधा बीच के दूरी के कुछ दूरी पर, x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अब E2 का 2 भाग, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, E1 का 2 भाग, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, ये दोनों कट गया क्योंकि वैल्यू E1 और E2 का फिक्स है जो मैंने अभी बता दिया। जुटा कौन, तो E cos थीटा और एक E cos थीटा, 2E cos थीटा, उसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे इसको प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बुक में बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, कम से कम 10 प्रॉपर्टीज 12 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। और जैसे बच्चे और बूढ़े दोनों एक समान होते हैं, ठीक है, बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं, उनकी जिद, उनका डर, उनका बिलीव सब एक तरह का होता है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा अभी इस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में आपको अपने बुजुर्गों की ध्यान रखनी है और हम लोगों को मिलजुल कर कोरोना से लड़ना है। इसीलिए आप लोग घर पर रहिए, घर पे मेहनत कीजिए, स्टे होम एंड स्टे लिव्स।